बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुसला मलिक। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा और साबिक वफाकी वज़ीर शेरी मज़ारी कहती हैं कि अमरीकी हुकाम ने दौरा किया KPK के अंदर और उन जगहों पे उन्हें ले जाया गया जहां आम पाकिस्तानी नहीं जा सकता। अपने ट्वीट के आखिर में उन्होंने लिखा कि क्या हम गुलाम हैं। हालांकि इस दौरे के हवाले से अगर देखा जाए तो अमरीकी सफ़ीर ने KPK का दौरा किया और KPK के इस दौरे के दौरान उन्होंने KPK की हुकूमत को 36 एम्बुलेंसें भी तोहफे में दी, साथ ही उन्हें रेड कारपेट इस्तकबाल भी वहाँ पे मिला। अमरीकी सफ़ीर ने 46 किलोमीटर तवील पेशावर तक तुरखम जो सड़क है उसको भी मुआयना किया, क्योंकि इसके लिए 8 करोड़ 70 लाख डॉलर का ये अमरीकी का मनसूबा है। इसके साथ साथ यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी पेशावर भी अमरीकी सफ़ीर और उनका डेलीगेशन किया, क्योंकि USAID के 12 करोड़ 70 लाख मालियत के ये मनसूबे पंजाब की इंजीनियरिंग जामियात के अंदर अमरीकी इमदाद से चल रहे हैं। इसके साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा के अंदर कानूनी चाराजोई के लिए कायम की गई एकेडमी का भी दौरा किया गया, जो कि अमरीकी इमदाद से चलती है। इसके अलावा भी बाज़ ऐसे शोबाजात हैं जिसमें मईश ज़राअत है, जिसमें इंसाफ को तक़वीत देने वाले और तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करने वाले इदारे भी कायम करना मकसूद है। ये सारे इदारे अमरीकी इमदाद से चलते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बयानिया शुरू से ये है, जब से इमरान खान साहब इक़्तिदार से निकले, वो कहते हैं कि अमरीकी हुकूमत ने एक साजिश के ज़रिए उन्हें इक़्तिदार से बाहर किया। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो साथ ही साथ इमरान खान साहब ये भी कहते थे कि जब हम किसी मुल्क से इमदाद लेते हैं, भीख लेते हैं या उनकी सपोर्ट लेते हैं, तो फिर हम अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले नहीं कर पाते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की KPK के अंदर हुकूमत है और अमरीकी इमदाद से चलने वाले मनसूबे न सिर्फ जारी और सारी हैं, बल्कि उनका दौरा भी अमरीकी सफ़ीर को करवाया जाता है। अमरीकी सफ़ीर ख़ुद आते हैं, 36 एम्बुलेंसें भी देते हैं KPK की हुकूमत को, साथ ही उन तमाम मनसूबों का जायज़ा भी लेते हैं जो अमरीकी इमदाद के साथ KPK के अंदर चलते हैं। गोया हम सियासत के अंदर शायद हक़ाइक़ को जो है पीछे रख देते हैं और हम सियासत में देखते हैं कि पॉपुलर नारा क्या हो सकता है। अगर अमेरिका के इमरान खान साहब इतने ही मुखालफ होते हैं, रजीम चेंज को इतना ही समझते हैं कि उनकी हुकूमत को हटाया गया अमरीकी साजिश के नतीजे में, तो इमरान खान साहब हुकूमत में थे जब साइफर पाकिस्तान आया। उसके बाद ये हिम्मत ना हुई कि अमरीकी सफ़ीर को ही बुलाकर उन्हें कुछ दिनों के लिए कम अज़ कम मुल्क से जाने का कह देते, ताकि ये अपना एक एहतजाज रजिस्टर करवाते, रिकॉर्ड करवाते। लेकिन हमारे यहाँ सियासत बड़ी अजीबोगरीब किस्म की होती है। आपने माजी के झरोंके में अगर आप जाकर देखें, बड़े बड़े सियासतदान जो अमेरिका को सड़कों पर बुरा भला कहते हैं, लेकिन अमरीकी हुकाम के साथ उनकी मुलाकातें कैसी होती हैं ये भी आपके सामने है। इमरान खान साहब को ये भी एतराज़ था कि अमरीकी सफ़ीर पाकिस्तान में सियासतदानों से क्यों मिलते हैं। हालांकि ये भी गवाह है, हम जो रिपोर्टिंग करते रहे, हमने बारहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को अमरीकी सफ़ीरों से, यूरोपियन सफ़ीरों से मिलते हुए देखा, सियासत पे बात करते हुए देखा। लेकिन जो ही इमरान खान साहब की हुकूमत गई, इमरान खान साहब ने इस बयानिए को भी पकड़ लिया। अब रेड कारपेट इस्तकबाल देने वाली KPK की हुकूमत कैसे कह सकती है कि क्या हम अमरीकी ग़ुलाम हैं। अमेरिका से इमदाद लेकर चलाने वाले मनसूबे लेकर कैसे कहा जा सकता है कि हम अमेरिका के साथ ताल्लुकात नहीं चाहते, या अमेरिका इमरान खान साहब की हुकूमत हटाने के लिए अगर मुलव्वस है तो फिर ये एहतजाज क्यों ना रिकॉर्ड करवाया गया। कहा जाता है कि हमें आपकी इमदाद नहीं चाहिए, कहा जाता है कि हमें आपके मनसूबों का हम आपको विज़िट नहीं करने देंगे। हालांकि ये होना नहीं चाहिए। मुल्कों की सफारतकारी होती है, मुल्कों के माबैन ताल्लुकात होते हैं, लेकिन जो बयानिया इमरान खान साहब ले रहे हैं, एक तरफ शेरी मज़ारी साहबा को इस बात की खुशी है कि अमरीकी सफ़ीर और उनका डेलीगेशन आके उन मनसूबों का दौरा करते हैं जो KPK की हुकूमत को अमरीकी इमदाद से चलते हैं। दूसरी तरफ उन्हें गुस्सा इस बात का है कि साथ ही वो अमरीकी ग़ुलामी नामंजूर का बयानिया भी आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। इसका भी आज के प्रोग्राम में जायज़ा लेंगे और साथ साथ -1 फार्मूले के साथ साथ -+ की बातें भी चल पड़ी हैं। क्या पाकिस्तान की सियासत ऐसे ही चलती रहेगी, किसी को सियासत में निकाला जाएगा, किसी को लाया जाएगा, फिर पाकिस्तान में जमहूरियत, पार्लियामेंट की बालादस्ती ये कैसे कायम हो सकेगी। उसके साथ साथ सियासी जमातें जिस महाज आराई का शिकार हैं, क्या इन हालात में लगता है कि मुल्क की मैशत भी संभल पाएगी। अगरचे डॉलर की कीमत नीचे आई, रुपया मुस्तहकम हुआ, लेकिन कितनी देर के लिए अवाम महंगाई में पिसते चले जा रहे हैं, उनका मुदावा कौन करेगा। ये भी आज के प्रोग्राम का मौजू होगा। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं नज़ीर लगारी साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर तजियाकार हैं, उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं अतर काज़मी साहब, सीनियर तजियाकार हैं। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। और कराची से हमें ज्वाइन कर रहे हैं ब्रिगेडियर टैड अहमद सईद मिनाज साहब, सीनियर तजियाकार हैं। ब्रिगेडियर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने का। अतर काज़मी साहब, प्रोग्राम का आगाज़ अगर मैं आपसे करूँ,
एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गिला शिकवा करती नज़र आती है, अमरीकी ग़ुलामी को उतार कर गले से फेंकने के दावे करती है, दूसरी तरफ अमरीकी इमदाद से मंसूबे चलते हैं हमारे यहाँ। और ख़ान साहब बड़ा वाज़ेह कह चुके हैं कि जब हम इमदाद देते हैं, अमरीकी इमदाद की बुनियाद पर हम मंसूबे चलाते हैं, फिर हमारी मर्ज़ी कोई नहीं होती, कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। ये बड़ा तजाद है इमरान खान साहब की स्पीचेस के अंदर। देखिए, जहां तक अमरीकी इमदाद का ताल्लुक है, ऑब्वियसली वो एक डिफरेंट चीज है। अगर आप इंडिया को देख लें, गुज़िश्ता 2 दहाइयों के दौरान सिर्फ यूएसएड ने तकरीबन $1.5 अरब की इमदादी प्रोजेक्ट्स किए हैं इंडिया के अंदर। लेकिन जहां पे इंडिया की खारजा पॉलिसी आती है, इंडिया वहां पे कोई प्रेशर नहीं लेता। इंडिया अपनी मर्जी से रशिया से तेल भी लेता है, इंडिया अपनी मर्जी से चाइना से ताल्लुकात भी बनाता है, इंडिया अपनी मर्जी से दीगर जो काम करने होते हैं वो भी करता है। तो कहने का मकसद ये है कि यहाँ पे हम 2 चीजों को कंफ्यूज कर रहे हैं। एक चीज है कि आपके यहाँ एक प्रोजेक्ट चल रहा है जो हुकूमती सतह के ऊपर चलते हैं, और यूएसएड ने तो बहुत काम किया है, पाकिस्तान के हर सूबे में काम किया है। खाली आईडीपीज के हवाले से मेरे ख्याल में कुछ $350 मिलियन का तो उन्होंने काम सन 2002 से सिर्फ एक शोबे में किया है। उसके अलावा भी कितना काम कर चुके हैं। मसला यहाँ पे ये है कि ये चीजें तो चलती रहती हैं, लेकिन क्या इसका ये मतलब है कि बहुत सारी चीजों के अंदर, दीगर चीजों के अंदर भी हम उनकी डिक्टेशन लें? वहां पे आके थोड़ा सा इख्तलाफ होता है। और जहां तक अमरीकी सफीर के ऊपर तनकीद का ताल्लुक है, देखें, अमरीका ने हमारे साथ बड़े बड़े हाथ किए हैं हमारी तारीख के अंदर। तो अगर किसी ने अमरीका के ऊपर थोड़ी बहुत तनकीद कर दी है तो मेरे ख्याल में अमरीका बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन पाकिस्तान के अंदर हमारे दोस्तों से बर्दाश्त नहीं होगी। अतर काज़मी साहब, बुनियादी मसला ये है कि जब इमरान खान साहब एक बयानिया पकड़ते हैं, वो कहते हैं कि जब हम इमदाद देते हैं, जब हम उनके मनसूबों के ऊपर पैसे उनसे लेते हैं, फिर कहीं ना कहीं हमें उनकी बात माननी पड़ती है। ये बयानिया दिया गया आवाम को, मनसूबे हम शुरू से लेते हैं, इमदाद हम शुरू से लेते हैं। यूएसएड जैसा कि आपने कहा, इंडिया के अंदर भी, पाकिस्तान के अंदर भी बेशुमार मनसूबे हैं जो अमरीकी इमदाद से चलते हैं। क्या ऐसा नहीं होता रहा कि माजी में भी इमदाद तो आती रही लेकिन हमने डिक्टेशन नहीं ली? अब इस बयानिए को साथ जोड़ना, क्या ये दुरुस्त बात है? इसमें मलिक साहब देखिए, आप बड़ा अरसे से कर रहे हैं कवर और मेरे से ज्यादा चीजों को समझते हैं। आपने देखा कि 9/11 के बाद किस तरह हमने डिक्टेशन ली, 9/11 से पहले बहुत सारे मामलात के ऊपर हमने डिक्टेशन ली। जिस तरीके से हम जंग में गए, जो दहशतगर्दी की जंग थी, जिस तरीके से हमारे अपनी शहादतें हुई, बड़े पैमाने के अंदर पाकिस्तान में तबाही हुई, तो ये तासुर पाया जाता है कि पाकिस्तान जरूरत से ज्यादा ताउन पे एग्री कर जाता है। जहां पे स्टैंड लेने की जरूरत होती है वहां पे भी स्टैंड नहीं लेता। दीगर जो ममालिक हैं जो इन्वेस्ट करते हैं, दीगर जो ममालिक हैं जो दीगर ममालिक के अंदर प्रोजेक्ट्स करते हैं, वहां पे खारजा पॉलिसी पे इस हद तक वो असरअंदाज नहीं होते। लेकिन हमारा अलमिया ये रहा है कि वो बहुत सारी चीजों के ऊपर हमारे असरअंदाज होते हैं। लेकिन मैं इन प्रिंसिपल आपसे एग्री करूंगा कि हम उनसे पैसे भी लें, उनसे इमदाद भी लें, तो फिर बहुत सारी बातें हमें उनकी माननी पड़ेंगी। बिल्कुल ठीक है ब्रिगेडियर अहमद सईद साहब, जो अभी बात कर रहे थे काज़मी साहब कि हम पैसे भी लें, इमदाद भी लें, बात भी हमें माननी पड़ेगी, लेकिन सियासत में हम शायद ये देखते नहीं हैं कि ये चीज़ें कितनी हार्मफुल हो सकती हैं सोसाइटी के लिए। हमारे अक्सर अमेरिकन भी जब मिलते हैं जर्नलिस्टों से, वो बात करते हैं कि यहाँ एंटी अमेरिकन सेंटीमेंट पाए जाते हैं। हर काम हम अमेरिका से इमदाद भी चाहते हैं, वहाँ से सपोर्ट भी चाहते हैं, यूएसएड के मनसूबे भी चलते हैं, लेकिन हम इसे सियासत के साथ मिला देते हैं। क्या मुल्कों के सफारती तल्लुकात अलग नहीं होने चाहिए, सियासत अलग नहीं होनी चाहिए? क्या फिर जो मनसूबे जैसे कि दीगर ममालिक में बड़े ममालिक मनसूबे शुरू करते हैं उसको अलग नहीं देखा जाना चाहिए? माजी में अगर देखा जाए, फ्रांस के खिलाफ पाकिस्तान में मुजाहरे हुए, इमरान खान साहब ने बड़ी तोजीहात दी कि हम फ्रांस के सफ़ीर को नहीं निकाल सकते, हमारी मजबूरियाँ हैं। लेकिन जो ही इक़्तिदार से बाहर निकले, उन्होंने कहा यूरोपीय यूनियन, यूरोपीय ममालिक, तमाम सफ़ीरों को आड़े हाथों लिया उन्होंने। थैंक यू रसूल साहब ने शो पे इनवाइट किया। अच्छा, मैं अपने शुरू करने से पहले कहूँगा, जब भी आप किसी अपॉइंटमेंट पे होते हैं, किसी जिम्मेदारी पे आप आते हैं, इस पर आप प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, 3 चीजें आपसे एक्सपेक्ट की जाती है, 3 आर्ज है बेसिकली। उसमें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी रिस्ट्रेंट है, और आपकी जो है वो उसमें रैशनैलिटी है। जब तक आप इन 3 चीजों को मुझे खातर नहीं रखें, आपसे गलतियां जो है सजद होती रहेंगी। अब इमरान खान साहब ने जैसे जलसों के अंदर जाके लेटर लहराया और उसमें बात की है, मेरा नहीं ख्याल है कि सिफारती वहां के ऊपर इस तरह की चीजें वो की जाती हैं। ये चीजें बंद कमरों में तो मैं ये नहीं कह रहा कि छुपा के कर रही हैं, लेकिन इस तरह के फैसले करने होते हैं जिसमें कि आप तमाम इक़वाम को अपने साथ लेकर चलते हैं। ब्रिगेडियर साहब, आपकी थोड़ी सी आवाज़, ब्रिगेडियर साहब आपकी थोड़ी सी आवाज़ मुझे डिस्टर्ब कर रही है। मैं चाहूँगा मैं आपकी तरफ थोड़ी देर बाद वापस आ जाऊँ ताकि आपकी आवाज़
दुरुस्त की जा सके। नज़ीर लगारी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। नज़ीर लगारी साहब, शेरी मज़ारी साहबा के इस तनकीद के ऊपर सोशल मीडिया पर एक तूफ़ान बपा है। शेरी मज़ारी साहबा कह रही हैं क्या हम गुलाम हैं कि अमरीकी सफ़ीर को दौरा कराया जा रहा है, बॉर्डर्स एरिया को दौरा कराया जा रहा है। दूसरी तरफ जो उनके मुखालफीन हैं वो कहते हैं कि तमाम उन सेंटर्स का दौरा KPK की हुकूमत ने करवाया जो अमरीकी इमदाद के तहत चलती हैं, फिर जिस तरीके से रेड कारपेट उनको इस्तकबाल दिया गया अमरीकी सफ़ीर को, ये दोनों चीज़ों में तजाद के ऊपर शेरी मज़ारी साहबा बड़ी तनकीद की जद में है। बहरहाल शेरी मज़ारी साहबा मर्जी की मालिक हैं और वो एक साबिक वजीर हैं, हमारी जर्नलिस्ट कम्युनिटी में भी रही हैं, उन पर तो हम क्या बात करें। लेकिन ये जो बयानिया बनाया गया था, जो खत लहराया गया था और जो बातें की गई थी, ये तो उनको उसके मकासद हासिल हो गए हैं, लेकिन खुद उनका अपना तर्ज अमल क्या रहा है और क्या है। यानी उनका तर्ज अमल तो ये रहा कि सखर मोरो मोटरवे नहीं बनी, मोरो हैदराबाद मोटरवे नहीं बनी, और इसके अलावा जितने इंडस्ट्रियल जोन बनने थे वो नहीं बने, इसलिए कि अमेरिका की तरफ से ये डिक्टेशन थी कि भाई बंद करो सी पैक को और रोल बैक करो ना। उन्होंने रोल बैक किया नहीं किया मुझे नहीं मालूम है, उन्होंने उसको बंद किया नहीं किया, लेकिन ये पता है कि काम रोक दिया गया, नहीं हुआ, और सी पैक पर चीजें आगे नहीं बढ़ी, और सी पैक अथॉरिटी बनाने के बाद भी हमारे काम में कोई इजाफा नहीं हुआ, बल्कि हम कहते रहे हम इसमें सऊदी अरब को शामिल कर रहे हैं। तो सऊदी अरब को सी पैक में शामिल करने का कौन सा ऐसा इन्होंने तरीका अख्तियार किया था? क्या ईरान से गुजरे बगैर आप करना चाह रहे थे? क्या आप जो है अफगानिस्तान, ईरान, अपने पड़ोसियों को बिल्कुल जो आपके नियर लेबर हैं जो खुशकी के रास्ते से आपसे जुड़े हुए हैं और आपके वहाँ सऊदी अरब पहुँचने तक का ये रास्ता मौजूद है, तो क्या इनको साथ मिलाए बगैर जो है आप आगे छलांग मार कर सऊदी अरब पहुँचना चाहते थे? किन चीज़ों में आप वो लोगों को क्या कह रहे थे, लोगों को क्या मैसेज दे रहे थे? आपने नहीं किया, आपने जो है वो जो उनकी ख्वाहिश थी वैसे ही किया। आपने सी पैक को ऑलमोस्ट रोल बैक किया और उसके ऊपर काम नहीं हुआ जो बड़ा काम होना था। खासतौर पर इंडस्ट्रियल जोन तो कोई भी नहीं बन सका है। ये 3.5 साल तक, पौने 4 साल तक वहाँ की सारी डिक्टेशन लेते रहे। फिर जब IMF ने कहा कि जनाब आप ये कवानीन पास कराएं कि गवर्नर के ये अख्तियारात होंगे, अभी कल की बात है, जो इनके इसी साल हुआ है, इन्हीं के आगाज में हुआ और इन्होंने कवानीन पास कराए, वो सारे के सारे IMF की हिदायत पर थे और इन्होंने पास करवाए थे जनाब इमरान खान साहब की हुकूमत ने। और बयानिया ये बनाया कि खत लहराया और कहा कि मुझे जो है अमेरिका ने निकाला है। अच्छा, जब अमेरिका ने निकाला है तो आपकी हुकूमतें फिर क्या कर रही हैं? ये जो रेड कारपेट इस्तकबाल और जो अपनी कुर्सी छोड़ देता है बंदा वहाँ का और उनको अपनी सीट पर बिठाता है आपके खैबर पख्तूनख्वा में, तो ये क्या चीज़ थी? यानी आपने उनको प्रोजेक्ट से दौरे करे, ये क्या चीज़ थी? अमेरिकन सफीर गए तो अमेरिकन सफीर पर एक कुर्सी छोड़ी और आप वहाँ बैठे। ये तरीका कार तो शायद मैंने कहीं भी नहीं देखा है। हम मीडिया के दफ्तर में रहे हैं, हमारे पास आपके ऑफिस में मालिकान आएंगे, आपके जो कोई और CEO होगा तो वो आएंगे, अगर कुछ चेयरमैन है तो वो आएंगे। आपने कभी ऐसा किया है कि अपनी सीट छोड़कर कहा हुई आप मेरी कुर्सी पर बैठे और मैं सामने बैठ जाता हूँ? ऐसा कभी आपने जिंदगी में किया? यानी खुद ब्रिगेडियर साहब बैठे हुए हैं, इन्होंने जिंदगी में ऐसा किया होगा कि अपने मातहत के लिए जो है वो या अपने बॉस के लिए अपनी कुर्सी आपकी वो आपकी है, जो जगह आपकी है वो आपकी है। ये जाए कि आप अमेरिका के लिए, जिसको आप कहते हैं कि हम तो अमेरिका के खिलाफ है और अमेरिका की डिक्टेशन देंगे। अच्छा, ये आपने फॉरेन पॉलिसी की कि जी फॉरेन पॉलिसी में उसकी डिक्टेशन नहीं लेना चाहिए और प्रोजेक्ट चलते रहते हैं, बिल्कुल ठीक कहा है काजमी साहब ने, लेकिन प्रोजेक्ट तो आपके कौन से चलते रहे? ट्रेड में अब भी आपका सबसे बड़ा पार्टनर जो है एक्सपोर्ट्स में, जो आपकी एक्सपोर्ट्स है अमेरिका लेता है 6 अरब डॉलर की, 6 अरब 10 करोड़ डॉलर की आपसे एक्सपोर्ट्स लेता है, और इंपोर्ट जो है वो उसकी आधी भी नहीं है। यानी वो आपसे जो है वो 3 अरब की एक्सपोर्ट्स आपसे चीजें आपको चीजें भेजता है। अमेरिका की चीजें आपके पास कम आती हैं, आपकी चीजें दुगनी जाती हैं अमेरिका की तरफ, जो भी आपका एक्सपोर्ट है। अगर अमेरिका का निकल जाए आपसे तो वो तो आप फिर कहीं और खड़े होंगे, यहाँ नहीं खड़े होंगे। आपका अब भी यूरोप में सबसे बड़ा और अमेरिका में सबसे बड़ा जो आपको ट्रेड में, बिजनेस में जो आपको कुछ होता है, मिलता है, वो तो वहां से मिलता है। मैं नहीं कहता हूँ कि जनाब आप जो है वो अपनी खुद मुख्तारी पर समझौता करें, अपने सॉवरेनिटी पर कंप्रोमाइज करें,
लेकिन आप जो कुछ करते रहे वो तो था, वो तो कंप्रोमाइज था, हर चीज पर कंप्रोमाइज था, फॉरेन पॉलिसी पर कंप्रोमाइज था। लगारी साहब, मैं एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक प्रोग्राम में शामिल कर लूँ, वापस आएंगे तो ब्रिगेडियर अहमद सईद मिनाज साहब से भी पूछेंगे कि अगर सी पैक के ऊपर दबाव कबूल किया गया या दीगर वो मनसूबे जिनके बारे में कहा था कि अमेरिका उस पर नाराज़ था, ये दबाव अगर हमने कबूल कर लिया फिर अमेरिकी गुलामी से निकलने के नारे हम लगा कैसे सकते हैं, इस पर बात करेंगे ब्रेक। और हम एक बार फिर खुशामदीद ब्रिगेडियर अहमद सईद मिनाज साहब, ये बताइएगा कि अभी जो बात हो रही है कि सी पैक को स्लो किया गया, अमेरिकी दबाव कबूल कर लिया गया, IMF के दबाव पर स्टेट बैंक की पूरी रीस्ट्रक्चरिंग कर दी गई, इमरान खान साहब ने अगर ये दबाव कबूल किया तो फिर इमरान खान साहब की हुकूमत को हटाने के लिए अमेरिका को मैदान में क्यों आना पड़ा? क्या इमरान खान साहब का बयानिया ये दुरुस्त है कि उनकी हुकूमत को हटाया गया? जब आप सारी उनकी बातें मान रहे हैं फिर हटाने की जरूरत क्या थी? देखिए, मेरे ख्याल में ये जो अमेरिकन साजिश की बात करते हैं, ये बहुत एक गैर मुसद्दका एक चीज है, और डिप्लोमेसी में ऐसे ओपनली कुछ भी नहीं होता। एक तो ये चीज है, अगर वो सीपैक को स्लो डाउन कर ही रहे तो अमेरिका क्या इंटरेस्ट हो सकता था कि उनकी गवर्नमेंट को जो है वो स्लैश डाउन करते ही उनको रेजिम चेंज की तरफ वो जाते। हाँ, ये जरूर था कि इनकी पॉलिटिकल लेवल के ऊपर, चूंकि फर्स्ट टाइम शायद गवर्नमेंट थी, ये उस तरह से शायद प्ले नहीं कर सके अपने कार्ड्स, क्योंकि इनके अपने जो साथी थे वो खुद भी इनसे कुछ नला थे। और इमरान खान साहब, अगर पर्सनैलिटी की अगर बात करूं तो वो पिछले जब कप्तान भी थे या उसके बाद वाले अरसा भी और अब तक भी वो अपनी अना के गिर्द घूमते रहते हैं, विच इज जो कि पॉलिटिक्स के अंदर उस तरह से पॉजिटिव नहीं देखी जाती। तो इतना उन्होंने खुद वैक्यूम क्रिएट कर दिया था कि जिसकी बिना पर, जिसके ऊपर बेस करते हुए उनके अपने साथी जो है उन्होंने दाएं बाएं अपनी पॉलिटिकल एफिलिएशंस को चेंज करने के मुतालिक सोचना शुरू कर दी। और आपको मालूम है कि हमारे पाकिस्तान में जो पॉलिटिक्स हैं उसमें अगर आपके लोग दाएं बाएं होना शुरू हो जाएं तो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज उसको कैपिटलाइज करती हैं। अब ये इमरान खान साहब के हक में ये चीज ना गई, और उन्होंने जो ज्यादा तेज पॉलिटिशियंस थे जैसे जरदारी साहब या फॉर दैट मैटर नून लीग, जिसको भी आप कहें, वो इतने अपने मंजे हुए सियासतदान है कि उनके जो सियासी चालों के सामने इमरान खान साहब की PTI जो है वो, मैं अगर कहूँ कि उसने घुटने टेक दिए तो वो जो है वो गलत ना होगा। तो उसमें अमेरिका को दोष देना, वो पब्लिक में जाके उस तरह की बात करना मेरे ख्याल में बिल्कुल मुनासिब नहीं था। और आप जब भी इस पॉलिटिकल लेवल के ऊपर बातचीत करते हैं, जो उन्होंने उसकी बात की थी कि उनके थर्ड सेक्रेटरी और सेकंड सेक्रेटरी जाके हमारे अमेरिकन एम्बेसी में जाके मिले थे, तो उस वक्त भी जाके वो लंच मीटिंग थी, और मीटिंग के ऊपर इस तरह की जो है फ्रैंक बातचीत होती रहती है। और उसमें आप जो है अपने जो ख्यालात होते हैं वो अपने केबल के जरिए एम्बेसी वाले पीछे पाकिस्तान में भेजते भी रहते हैं कि ये इस तरह की बात उन्होंने की है। तो इस तरह की बातों को जलसों में लेकर आना मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान के मफादात के ये हक में थे। और साहब, अमेरिका के आज के दिनों में, आज के हालात में हमारे साथ क्या इंटरेस्ट हो सकते थे कि जिसके तहत जो है पाकिस्तान की हुकूमत को दबाया जाए, कुछ चीज़ें मनवाई जाएं? कौन सी ऐसी चीज़ थी? 9/11 गुजर चुका, अफगानिस्तान से अमेरिका वापस जा चुका। देखिए, आप जब भी आप इसके सोवरेनिटी के ऊपर अगर आप करते हैं तो कोई चीज दबाने के लिहाज से कुछ भी नहीं है, ऐसे कुछ भी नहीं होता। हाँ, ये जरूर होता है कि जब आपके इंटरेस्ट क्रिस क्रॉस कर रहे होते हैं या वो आपस में जब शोल्डर रब कर रहे होते हैं तो उसमें जरूर जो हैवी पार्टी है वो थोड़ा सा अपनी जो है वो इन्फ्लुएंस लेकर आती है। लेकिन मैं ये भी बताता चलूं कि जब खुद मुख्तारी की बात करते हैं और कि हम बहुत सॉवरन है और हमारी खुद मुख्तारी के ऊपर कोई चैलेंज हरफ नहीं आ सकता, तो ऐसा अगर मैं प्योर एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करूं तो ये आजकल के ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड के अंदर मुमकिन नहीं है। उसमें आपको कुछ क्विड प्रो कोज करने पड़ते हैं, कुछ ले कुछ दे के ऊपर करना पड़ता है। अदरवाइज आप सिर्फ अगर लट लेके खड़े हो जाएंगे और सिर्फ अपनी बात मनवाएंगे तो दूसरी पार्टी जो है जो स्ट्रांग भी हो फाइनेंशियली स्पेशली, तो आपके लिए जो चीजें होती हैं वो करना बहुत लिमिटेड हो जाती हैं। तो उसमें आप इस पॉलिटिक्स क्या चीज है, बेसिकली मैं हमेशा कहता हूं कि ये चेस गेम की तरह है जिसमें आप अपने प्यादों को कुछ पीछे विड्रॉ करते हैं कैलकुलेटेड, और फिर वो कैलकुलेटेड विड्रॉ जब करते हैं उसका ये मतलब नहीं कि आप सोवरेनिटी को अपनी चैलेंज करवा रहे हैं, बल्कि वो विड्रॉ इसलिए करते हैं कि आप फ्यूचर में मुस्तकबिल करीब में एक बड़ा लीप ले सकें जो आपके इंटरेस्ट में हो। तो इसलिए आप इस तरह की चीजों को अगर जलसों में बोलेंगे और सोवरेनिटी कॉम्प्रोमाइज करने की बात करेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट है, एक इंतहाई जिम्मेदार
और एक इंतहाई रैशनल किस्म का कंट्री है, उसको अगर आप जलसों में कहना शुरू कर दें कि हम नीचे लेट गए और अमेरिका की एक कॉल आई और हमने अपने सारा सिस्टम को खैराबाद कह दिया, तो ये कहना बहुत गलत है। और स्पेशली जब आप प्राइम मिनिस्टर की सीट पर रह चुके हो, आपके मुंह से कुछ भी इस तरह की चीज निकली हो जो रैशनल ना हो, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो पाकिस्तान के हक में होगा। काज़मी साहब, वापस आते हैं पाकिस्तान की सियासत की तरफ कि माइनस इमरान खान फार्मूले की बातें हो रही हैं, ये बातें हो रही हैं कि प्लस नवाज शरीफ कर लिया जाए, मियाँ नवाज शरीफ भी वापस आ जाए, उनको भी रिलीफ मिल जाए और प्लेइंग फील्ड और सब के लिए एक जिसमें सब लोग बराबर के हिस्सा ले सकें, इलेक्शंस के अंदर भी जा सकें। क्या ये फार्मूला चल सकेगा? क्या इमरान खान साहब के ऊपर इतना दबाव है कि फॉरेन फंडिंग केस का दबाव डालकर उनसे कहा जाए कि भाई सब लोगों के लिए एक ओपन फील्ड हो, सब लोग मैदान में आ जाएं? जी अच्छा, मैं छोटा सा इसमें अर्ज करना चाहूंगा कि जो यूएस एड की बात है, हमारे बहुत सारे आपके जो नाजरीन है प्रोग्राम देख रहे होंगे उनके नॉलेज के लिए कि इवन चाइना भी यूएस एड लेता रहा है। 2011 में आके गालिबन वो कम 10 में कम हो गई थी, 30-35 मिलियन तक आ गई थी। 2001-2 तक तो वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स में यूएस एड लेता रहा है। तो एड वो भी लेते रहे पर वो फैसले अपने करते थे। लेकिन अतर साहब इख्तिलाफ थोड़ा सा जो यहाँ पे होता है ना, हम कहते हैं कि चीन के और अमेरिका के बहुत जो है वो आपस में एक सर्द मोहरी के तल्लुकात भी हैं, मुखालफिन समझे जाते हैं, दो सुपर पावर की जंग भी हो सकती है। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि वहाँ पे की लीडरशिप, ख़ासतौर पे जो आपकी नंबर 1 लीडरशिप होती है, वो अमरीकियों हम तुम्हारे गुलाम नहीं हैं, इस किस्म की सियासत ना इंडिया करता है, ना चीन करता है, ना इवन रशिया करता है। बिल्कुल मैं इससे एग्री करता हूं। अब थोड़ा सा चीन ने अपना मॉडल चेंज कर लिया है। सदर शी जिनपिंग जब से आए हैं, थोड़ी सी जारियाना पॉलिसी हमें नजर आ रही है। उन्होंने बयानात भी दिए, आग का जिक्र भी किया कि इससे खेलोगे तो जल जाओगे। ये हालिया दिनों में रिपोर्ट हुआ अमेरिकन मीडिया में भी और चाइनीज मीडिया के अंदर भी। लेकिन अभी भी सबसे ज्यादा जो एक्सपोर्ट्स हैं वो अमेरिका को ही करता है। तकरीबन 500 बिलियन पाउंड्स डॉलर से ज्यादा की वो एक्सपोर्ट हर साल करता है। तो वो सर्दमेरी भी रहती है लेकिन वो ताल्लुकात साथ साथ चलते रहते हैं। अब जो सियासत है, सियासत के अंदर अगर खान साहब को आउट करेंगे, देखें ये मुझे तो लगता है इस तरह है कि ये एक लेवल प्लेइंग फील्ड बनाई जा रही है कि खान साहब को भी आउट किया जाए, फिर उनसे कहा जाए कि देखें अब मियाँ साहब भी आउट हैं तो लिहाजा आप इसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज करें और मियाँ साहब को भी इंतखाबी सियासत में लाया जाए। अब मसला ये है कि यहाँ पे जिक्र हुआ जरदारी साहब की सियासत का। जरदारी साहब की सियासत ये है कि जिसको भुट्टो की पार्टी मिली, जो चारों सूबों की जंजीर थी, वो भुट्टो जो लाहौर में खंबा भी खड़ा कर दे तो अवाम वोट देती थी। जरदारी साहब जिसको सियासत का पीएचडी कहा जाता है, पाकिस्तान के मोस्ट ओवररेटेड सियासतदान है, उन्होंने उस पार्टी को अंदरूने सिंध की पार्टी बना दिया। अब जो ताकतवर दोस्त हैं हुकूमत के, उनको मसला ये पड़ा हुआ है कि अवामी सियासत में किसको सामने लेके आए इमरान खान के। सारी जमातों ने मिलकर इंतखाब लड़ लिया। पंजाब में जिस तरीके से शिकस्त हुई वो हमारे सामने है। यहाँ पे मियाँ साहब ऐसी शख्सियत हैं जिनका वोट बैंक भी है, जिनको लोग पसंद भी करते हैं और वो अवामी सियासत कर सकते हैं। जोड़ तोड़ की सियासत में जरदारी साहब तो अंदर कमरों में बंद कमरों की सियासत, लेकिन क्राउड पुलर और वोट बैंक अगर किसी का है पंजाब में जो इमरान खान को टक्कर दे सकते हैं, वो मियाँ साहब दे सकते हैं। तो लिहाजा लगता है इस तरह है कि कोशिश ये है कि किसी ना किसी तरीके से मियाँ साहब को इंतखाबी सियासत में लाया जाए और इमरान खान साहब के सामने खड़ा किया जाए। अब इसका कितना फायदा होगा इलेक्शंस के अंदर या सियासी तौर पे, वो एक अलग बहस है। लेकिन क्या ये सुबह पाया तकमील को पहुंचता हुआ नजर आता है? क्या ऐसा हो सकता है कि किस फार्मूले के ऊपर अमल दरामद हो जाए? देखिए, एक तो हुकूमत एक प्लानिंग कर रही है कि किसी किस्म की कोई लेजिस्लेशन की जाए। आज डॉन न्यूज की भी ये खबर है। उसके साथ साथ अगर खान साहब को नाअहल करार दे देते हैं और फिर कहा जाए कि इस किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज किया जाए और मियाँ साहब को केस के साथ उसको जोड़ा जाए, पर मुझे नहीं लगता कि इस वक्त अभी तक जो मेरी बातचीत हुई है पीटीआई के अंदर, उनकी क़यादत इस चीज के लिए तैयार है कि वो इसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज करेंगे। लेकिन प्लानिंग यही है जिसकी तरफ आपका इशारा है। नज़ीर लगारी साहब, क्या ये मुमकिन हो सकता है कि खान साहब के ऊपर ये नाअहली की तलवार लटके, इसी दौरान मियाँ नवाज शरीफ साहब को रिलीफ मिल जाए, या दोनों डिस्क्वालीफाई हों फिर दोनों को रिलीफ मिले, या पार्लियामेंट से कानून साजी हो जाए ताकि आइंदा इंतखाबात के अंदर मियाँ नवाज शरीफ भी मैदान में हों अगर इमरान खान साहब मैदान में हों? तो मैं ये कहता हूँ कि ये सारी चीज़ें तो हमारी अफवाहें हैं ना, जो आज दिन भर चलती रही हैं कि इस तरह हो रहा है कि जनाब के पहले इमरान खान साहब को नाअहल किया जाए। भाई इमरान खान साहब जिन बुनियादों पर नवाज शरीफ नाअहल हुए और जिस बुनियादों पर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें नाअहल किया, वो बुनियाद क्या थी? वो बुनियाद इकामा वाला लेटर था ना, जिसके अंदर ये बताया गया था कि ये इतनी तनख्वाह फलां कंपनी से इनका एग्रीमेंट हुआ था, तनख्वाह ली नहीं ली, उसके बारे में कोई बैंक ट्रांजैक्शन या कोई
कोई चीज़ उनके पास नहीं है, ये ट्रेल भी नहीं है कि जनाब ये फलां अकाउंट से फलां अकाउंट में पैसे आए। बस एक लेटर है जो JIT को बड़ी मेहनत के बाद मिला था, और उस लेटर की बुनियाद पर इनको जो है पहले भी डिस्क्वालीफाई किया गया, और फिर तो आकर पूरे के पूरे कोर्ट ने कह दिया कि जनाब ये डिस्क्वालीफाइड है, बल्कि ये कि वो पॉलिटिकल ओहदा भी नहीं रख सकते हैं, अपने पार्टी के प्रेसिडेंट भी नहीं हो सकते हैं। तो बिल्कुल इसी उसूल पर ना कंसीलर फैक्ट किया था ना, ये इल्जाम था कि मियां नवाज शरीफ ने कंसीलर फैक्ट किया और वो डिस्क्वालीफाई हो गए। यही बात तो ये है कि 351 जो गैर मुल्की कंपनियों से फंडिंग हुई, जो सैकड़ों हजारों गैर मुल्कियों से पैसे लिए गए और जो जिनको कंसील किया गया, और जो अकाउंट से 13 या 23 जो कहा जाता रहा है वो उनको कंसील किया, छुपाया गया, वो नहीं गए हैं। और फिर ये कि 2018 में इलेक्शन हुए और उसके बाद 19 में 20 में ये सारा कुछ जो है उसका हर साल हिसाब दिया जाता है, वो नहीं दिया गया। ये सब कुछ हुआ है भाई। उनके जब कंसील ऑफ फैक्ट्स आप एक जगह पर देख लेंगे तो फिर क्या होगा, जो नवाज शरीफ के साथ हुआ वही होगा, डिस्क्वालिफिकेशन होगी। और डिस्क्वालिफिकेशन जो है होती है तो इस तरह की होगी जिस तरह नवाज शरीफ साहब की हुई कि ताहयात हो गई, जहांगीर तरीन ताहयात नायल हुए, नवाज शरीफ ताहयात। अगर उन्हीं बुनियादों पर करना है, मैं नहीं कहता हूँ कि उनको जी आप शाह साहब ने दोबारा ले आए, वापस ले आए, जहांगीर तरीन साहब को ले आए, मियां नवाज शरीफ साहब को ले आए, लेकिन इमरान खान साहब ने तो डिस्क्वालीफाई होना है ना भाई, कंसील इफेक्ट किया है ना। जो चीजें इन्हें जाहिर करनी थी वो जाहिर नहीं की हैं, और उनकी फॉरेन फंडिंग साबित हुई है। और ये जो है कह रहे हैं जी इसको ममनुआ फंडिंग का, ये जो गैर मुल्की कंपनियां 351 कंपनियों ने फंडिंग की है, चाहे $1 की भी की है भाई, वो कंपनियों ने की है, गैर मुल्की कंपनियां हैं। जो शहरी हैं वो गैर मुल्की हैं, इवन इंडियन शहरियों के नाम पूरी लिस्ट आई हुई है कि इन्होंने जो है फंडिंग की है। बल्कि यहाँ तक कहा गया, मुझे नहीं पता कि वो क्या चीजें हैं, मैंने वेरीफाई नहीं किया कि आरा के जो वेल नाउन फेसेस हैं वो फंडिंग करते रहे। तो फिर इसका जवाब कि अगर ये जाहिर नहीं किया गया है और किसी जगह पर बताया नहीं गया है, और ये जो है वो उसकी इलेक्शन कमीशन के इन्वेस्टिगेशन के नतीजे में सामने आए हैं, तो फिर इनका डिस्क्वालीफाई होना जो है उसी मेरिट की बुनियाद पर, जिसमें नवाज शरीफ होते हो तो एक लेटर था ना, यहाँ तो सैकड़ों सबूत हैं जो डिस्क्वालीफाई करने के लिए काफी है। और मैं ये कहता हूँ कि इस पर कोई कंप्रोमाइज होना नहीं चाहिए, अगर डिस्क्वालीफाई होते हैं तो कर देना चाहिए। इसमें कौन ब्रिगेडियर साहब ये सियासत कहाँ जा रही है? अगर इमरान खान साहब भी डिस्क्वालीफाई होते हैं, वो भी सड़कों पर होंगे, मियां नवाज शरीफ डिस्क्वालीफाई हैं ऑलरेडी पाकिस्तान की सियासत से, सियासतदान ऐसे ही अगर निकलते गए तो मुल्क के अंदर जमहूरियत का पहिया चलेगा कैसे? जी आप बिल्कुल, आपका सही कंसर्न है। देखिए, मैं बीइंग एन ए पॉलिटिकल और एक पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट होने के नाते मैं इसके हक में नहीं हूं कि आप जो पब्लिक को रिप्रेजेंट करते हैं लीडरशिप, उसको आप डिस्क्वालीफाई कर दें। अभी जैसे पनामा का केस बना था नवाज शरीफ साहब के ऊपर, और बाद में उनको जो है कामा के ऊपर उनको थैंक यू बोला गया, इसी तरह भी जो हालात बनाए जा रहे हैं कि इमरान खान साहब को भी आउट कर दें, और वो भी उसको पॉलिटिकल लीडरशिप उस तरह की जो है वो पब्लिक जिसको रिप्रेजेंट करते हैं वो ना हो। अब ये इस तरह की चीजें अगर आप करेंगे तो फिर इसमें लोग जो हैं वो डिसकंटेंट होंगे, वो उनमें एक बेचैनी फैलेगी, बेजानी कैफियत तारी होगी, और दुनिया भी पाकिस्तान को एक गैर जिम्मेदार जो है वो एक प्रिज्म के थ्रू देखना शुरू कर देगी। तो मेरे ख्याल में ऐसा शायद नहीं होना चाहिए। और जो भी पॉपुलर पॉलिटिकल लीडरशिप है उसको आप उसको लफ्ज NRO कहें, उसको लफ्ज कॉम्प्रोमाइज कहें, उसको लफ्ज कुछ भी आप कहें, लेकिन पाकिस्तान की खातिर आपको एनआरकी खत्म करनी है। आज एनआरकी खत्म नहीं होगी तो आपकी आने वाली जनरेशंस आपको अच्छे लफ्जों में याद नहीं करेंगी। और मैं ये भी समझता हूँ कि जो मेरी पॉलिटिकल लीडरशिप है पाकिस्तान की, वो मेरे लिए इंतहाई जो है वो इज्जत के काबिल है, बिकॉज इनके किए हुए फैसलों के ऊपर मेरा मुस्तकबिल, जो कि शायद अब थोड़ा कम रह गया होगा, लेकिन मेरे आने वाली मुस्तकबिल जो जनरेशन है उसका मुस्तकबिल इनके किए गए फैसलों के ऊपर बहुत डिपेंड करते हैं। तो लिहाजा इस तरह के जो पॉपुलर लीडरशिप जिसको दुनिया जिनको देखती है, जिनके असर रसूख को मानते हुए आपके साथ जो है वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने को तैयार होती है, तो मेरे ख्याल उनको अब निकालेंगे तो फिर मुल्क चलेगा कैसे? ब्रिगेडियर साहब एक और प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे मुल्तान के इलेक्शन की, जहाँ PTI को मोरूसी सियासत के ताने तो सुनने को मिल रहे हैं, लेकिन साथ साथ कुछ अच्छी खबरें भी मुल्तान से, वो भी आपके सामने रखेंगे एक ब्रेक के बाद।
पूरा में एक बार फिर खुशामदीद अतर काज़मी साहब। मुल्तान की सियासत में मौरूसियत का इल्ज़ाम तो लग रहा है PTI के ऊपर। कहा जा रहा है शाह महमूद कुरैशी साहब का बेटा, फिर उनकी बेटी, चलें ये सियासत होती रहती है। लेकिन एक अच्छी खबर है वहाँ से कि जो यूसुफ गिलानी साहब के बेटे हैं जो इलेक्शन लड़ रहे हैं शाह महमूद कुरैशी साहब की बेटी के ख़िलाफ़, उनका एक पैगाम है अपने हल्के के अवाम के लिए, लोगों के लिए। मैं आपके सामने वो ज़रूर रखना चाहूँगा कि क्या ये अच्छा हो हम इस किस्म की सियासत करें इस मुल्क के अंदर। वालों से और सोशल मीडिया वालों से एक बात मैं आपको अभी से बता रहा हूँ, प्लीज़ इस बात को आपने फॉलो करना है। चीज़ ज़रूर 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 अपने ध्यान में रखना है आप लोगों ने कि अगर शाह महमूद साहब की बेटी मुकाबले में आएगी तो हमने बेटी के बारे में कोई पोस्ट नहीं शेयर करनी, कभी भी उनको कभी कुछ नहीं कहना उसको। वो बिल्कुल हमारी बहन की तरह आएगी। हमने जो भी बात करनी है शाह महमूद, उसकी कारकर्दगी, उसके बेटे की कारकर्दगी, जो 4 साल वो यहाँ पर रहे हैं, वो सिर्फ एक खाली जगह पुर करने के लिए ये बताना चाह रहे हैं कि हमारे बस घर की सीट है तो हम अपने घर में रखें और किसी और पर वो एतमाद नहीं कर रहे हैं। हमने कोई न नाम लेना ना कुछ करना है। प्लीज इसमें इसके अंदर हमने बहुत ख्याल रखना है। प्लीज आप सब लोग गौर से सुन लें कि माएँ बहनें सबकी सांझी होती हैं। अतर काज़मी साहब, अली मूसा गिलानी का पैगाम कि मेरी बहन है, हमारे खिलाफ इलेक्शन लड़े, हम कारकर्दगी पे तनकीद करेंगे शाह महमूद कुरैशी साहब के ऊपर, लेकिन उनकी बेटी के हवाले से कोई पोस्ट नहीं करेंगे, कोई तनकीद नहीं करेंगे। आई थिंक बड़ा पॉजिटिव और बड़ा अच्छा बयान है और इसी तरह सियासत होनी चाहिए। सियासत में देखिए, आप तनकीद करें, किसी के ऊपर भी आप तनकीद कर सकते हैं, लेकिन इखलाकियात के दामन को ना छोड़ें। तो मेरे ख्याल में बड़ा अच्छा उन्होंने ये मैसेज दिया। लेकिन उसके साथ साथ ये मैं मौरूसियत के ऊपर भी बात करना चाहूंगा। क्या PTI के अंदर वहां पे कोई भी ऐसा कारकुन नहीं है जिसको ये टिकट मिल सकता? वो जमात जो कहती है कि हम स्टेटस खो के खिलाफ लड़ेंगे, हमने उन लोगों मियाँ साहब के बच्चों का गुलाम नहीं बनने देना, हमने बिलावल का गुलाम नहीं बनने देना कौम को, तो जरूरी है कि एक ही खानदान में से MPA की सीट आई तो वहां पे शाहजेन आ जाएंगे, मतलब अपने ही उनके बेटे आ जाएंगे। अब बेटी का भी उन्होंने टिकट दे दिया। भाई अगर बल्ले के नाम पे टिकट पड़ना है वोट तो किसी और को दे दो वहां पे। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज है और इस हवाले से PTI को खुद भी सोचना चाहिए। ये तो आपका जो बयानिया है ये तो उसकी नफी करता है कि आप इस तरह की मरूसियत के पीछे चल रहे हैं। लगारी साहब, आप भी कमेंट कर दें, बड़ा मुख्तार वक्त रह गया, चाहूँगा 30-35 सेकंड में अगर आप कमेंट करें। अली मूसा गिलानी का बयान शाह महमूद कुरैशी साहब की बेटी के लिए कि जो इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं, कि हम उनके खिलाफ कोई ऐसी कंपेन नहीं करेंगे, कोई उनके खिलाफ तनकीद ऐसी नहीं करेंगे जो इखलाक से गिरी हो। मेरे ख्याल में बहुत अच्छा और बहुत मुनासिब है। मैंने आज एक ट्वीट किया था, मैंने कहा था कि दो जो बुजुर्ग खानकाहों के शहजादा और शहजादी का एक दूसरे के मुकाबला हो रहा है, ये अल्फाज मैंने इस्तेमाल किए। तो मुझे एक दोस्त भी नहीं थे मेरे, बस ऐसे ही जिसने फॉलो करते हैं, मैंने उनसे कभी मिला भी नहीं। उन्होंने कहा कि आप इस तरह की पोस्ट लगाएंगे। मैंने उनसे माजरत की, माफ़ी मांगी और मैंने वो विड्रॉ की। मैंने कहा कि इससे अगर कोई गलत मैंने निकल रहे हैं तो मैं माफ़ी मांगता हूँ। और अच्छा किया उसने अली मूसा गिलानी ने कि ऐसा मैसेज दिया है। और मैं भी समझता हूँ वो भी हमारे लिए भी बेटी की तरह हैं और वो एक सियासत में आई हैं, लेकिन कम अज़ कम उन लोगों को जो ये कहते हैं कि हम खानदानी सियासत के खिलाफ हैं, उन्हें तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, आप क्या कमेंट करेंगे? एक अच्छा जेस्चर, लेकिन क्या पूरी सियासत ऐसी नहीं होनी चाहिए? जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं नसरुल्लाह साहब कि अखलाकियात का काफी हद तक फुकदान पाया जाता है हमारी सियासत के अंदर। अगर आप मेहरबाना साहब को के बारे मुतल्लिक मूसा ने कहा है अगर, तो ये निहायत खुशैन अच्छी बात है। इसी तरह हमें दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज को भी इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि वो प्राइम मिनिस्टर की, एक्स प्राइम मिनिस्टर की मिसेज को कुछ ना बोलें, इस तरह मरियम के मुतालिक कुछ ना बोलें, और खातूनों का खास करके उसमें जो है ख्याल रखा जाए। ये सिर्फ ये नहीं कि मर्दों को आप अंडर द बेल्ट जो है वो कुछ भी कहना शुरू कर दें, अखलाकियात का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। जहां तक आपकी मरूसियत का जो बात आपने की है, अगर ए पोलिटिकल होने के नाते अगर मैं बात करूं तो उसमें मरूसियत और बादशाहत में थोड़ा सा फर्क है। मरूसियत से आप ये जरूर कह सकते हैं कि अपने बेटी और बेटे को शाह साहब ने टिकट दिया, तो ठीक है, पोलिटिकल प्रोसेस के जरिए होकर ऊपर आएंगे। जबकि बादशाह जो है वो उसका ये मतलब है कि आप इसके बाद जो है नवाज शरीफ साहब के बाद उनकी बेटी आएगी, बेटे भाई आएगा, बेटी आएगी, फिर बीजा आएगा। साहब, प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल खत्म हो गया। आपका बहुत शुक्रिया नज़ीर लगारी साहब, काज़मी साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अगले जुम्मे इंशाल्लाह रात 10 बजकर 5 मिनट पर आपसे फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।